हमारे YouTube चैनल SR एकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने हिंदी व्याकरण की वीडियो में मैं टॉपिक लेके आई हूँ व्यंजन। इससे पहली वीडियो में हमने आपको स्वर पढ़ाया था। अगर आपने स्वर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप एक बार स्वर की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने ग्रामर स्टार्टिंग से शुरू की है और डीपली लेके हम इसे चलेंगे। तो आप एक बार स्वर की वीडियो और देख लें, क्योंकि आपको उसमें व्यंजन के बारे में भी वर्ण के बारे में भी मिलेगा। और चलिए हम इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, वर्ण के बारे में भी स्टार्टिंग से थोड़ा सा ले लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि है, और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के जो समूह है उस समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी ए आ ई ई जो ये पूरी एक माला है, पूरे समूह है, ये हमारी क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। इसके बाद जो कुल वर्ण है टोटल हिंदी में 52 हैं। वर्णमाला, पूरी वर्णमाला को हमने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, जिसमें से स्वर हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में व्यंजन के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद व्यंजन के बाद हम आपको बताएंगे अयोगवाह के बारे में। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ मैं, तो आज हम व्यंजन को लेके चलेंगे। तो जानिए सबसे पहले व्यंजन क्या है। हमने स्वर में भी पढ़ा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा जो होती है मुख से अबाध गति से निकलती है वो स्वर कहलाते हैं। यहाँ उसका उल्टा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से यानी मुख के द्वार से, मुख से अबाध गति से नहीं निकलती, बल्कि उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, थोड़ा कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है वायु को बाहर निकलने में, तो वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। स्वर में इसका उल्टा था, जो हवा है मुख विवर से, हमारे मुख द्वार से अबाध गति से निकल रही थी, और इसमें क्या है, इसमें उसमें अवरोध होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा होती है, पूर्ण या अपूर्ण रूप से, ठीक है। दूसरा है वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ होती है, जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, वे होती हैं व्यंजन। तो मेन हमारा क्या है, स्वर है, उसके बाद व्यंजन आता है, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि क, जब तक ये हलंत नीचे लगा हुआ है तब तक हम इसे क नहीं बोलते, क्या बोलते, क बोलते हैं, बोलते ना क ख ग घ। तो हमारी जो व्यंजन होते हैं इसमें जब क में ए मिल जाता है तब हमारा ये क्या बन जाता है, क बन जाता है, क्योंकि क है। आप ध्यान से इसका बार बार उच्चारण करके देखिए, क में ए की साउंड आ रही है, ठीक है। तो ए क्या है, हमारा स्वर है। तो व्यंजन क्या होते हैं, बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। तो क बोलने के लिए हमें ए स्वर की आवश्यकता पड़ रही है क के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गई। एक है कि हवा मुख विवर से या मुख द्वार से अबाध गति से नहीं निकलती है, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, बाधा उत्पन्न होती है। और दूसरा है कि ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं व्यंजनों के विभिन्न प्रकार। इस वीडियो में हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन हमारे सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अनुनासिक व्यंजन, तीसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन, चौथा आता है ऊष्म व्यंजन, फिर आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। और सबसे आखिरी हमारा है संयुक्त व्यंजन। तो हमने इन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है मेनली। इसके अलावा भी और कैटेगरीज होती हैं जो हम आपको बाद में अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आज ये 6 कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अगर कहीं पे स्पर्श की जगह एग्जाम में आपके वर्गीय व्यंजन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि हम इसे 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है,
जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा का भाग, आगे का, पीछे का, बीच का, कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी तालु को, दंत को, कहीं होठ को, किसी न किसी भाग को स्पर्श जरूर करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और 25 व्यंजन होते हैं ये क से लेके म तक। ठीक है, 5 वर्गों में इसे डिवाइड किया जाता है, इसीलिए ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये हमारे कौन से हैं, ये हैं। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में क ख ग घ ण, चवर्ग में च छ ज झ ण, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, ये 5-5 व्यंजनों का 5-5 अल्फ़ाबेट्स का ये समूह होता है और इसे एक समूह को एक वर्ग कहा जाता है। और उसके पहले अक्षर से, पहले वाले वर्ण से उसकी ये देखा जाता है, जैसे क से शुरू हो रहा है, क ख ग घ ण, तो हम इसे कवर्ग कहते हैं। उसकी पहचान जो होती है वो उसके पहले अक्षर से होते हैं, पहले वर्ण से होती है। ठीक है, इसलिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन्हें 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। और हर वर्ग में 5-5 इसमें ध्वनियाँ हैं, 5-5 इसमें वर्ण हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। 5 वर्ग और 5-5 वर्ण, टोटल 25 इसमें हो गए। अगला आता है अनुनासिक। देखिए, अनुनासिक, नासिका से जो व्यंजन बोले जाते हैं, जिनमें वायु जो होती है हमारी नासिका मार्ग से, यानी नाक के मार्ग से निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन के जितने भी आखिरी वाला वर्ण है, ये सारे क्या होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अगले देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है। आप इन्हें बोल के देखने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच में से निकल जाती है। मुख संकुचित हो जाता है। ठीक है, य, र, ल, व, जब आप इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते हुए इन चीज़ों को आप महसूस करिए कि हमारा मुख क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की तरह बीच में से निकल जाती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ, यानी बीच के स्थान से, अंदर के स्थान से बाहर आना। य, र, ल, व इसके एग्जाम्पल हैं। ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अगला आता है उष्म। उष्म क्या मतलब, क्या होता है, गर्म होता है। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे उष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, श, स, ह। आप इन्हें बोल के देखेंगे तो एक उष्मा आपको महसूस होगी, एक गर्माहट आपको मुख के अंदर महसूस होती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त यानी उल्टा होना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक, यानी जो हमारी जीवा की नोक है वो उल्टी हो जाती है, पलट जाती है ऊपर की तरफ को, और तालु को छूकर झटके से हटती है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। आप बोले ड, ढ, जब ड और ढ बोलेंगे, देखेंगे आपकी जीवा पलट कर ऊपर तालवे में लग जाती है और फिर एकदम एक झटके से तालु को छूकर निकल जाती है, हट जाती है। ड, ढ, ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी जो 2 से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, श में क और श, इन दोनों की सहायता लेनी पड़ती है तब ये बनता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से क्या बनता है, हमारा क और छ होता है। ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय में हमें क और छ की ध्वनि सुनाई आ रही है, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में क्या है और उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग हो गई दोनों में। इसलिए कई बार इसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि उच्चारण की दृष्टि से श है, क्षत्रिय वाला श किन से मिलकर बना है और वास्तव में ये किससे बना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। त्र, त और र दोनों की ध्वनि निकल रही है, त्र। इसी तरह ज्ञ, ज्ञ में ध्वनि किसकी निकल रही है, ग और य की, ज्ञ।
लेकिन बना किससे है वो, ज और अण से। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको। श्र, श और र, श्र। ठीक है, तो ये जो पहले वाले वर्ण हैं ये आधे होते हैं और बाद वाला वर्ण पूरा होता है, इसीलिए पहले वाले वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये पूरा नहीं होता। ठीक है, श्र, शर, अगर ये दोनों ही पूरे होते तो क्या हो जाता, शर हो जाता, लेकिन क्योंकि श आधा है तो श्र। ठीक है, तो ये हमने आपको व्यंजन के बारे में बताया। व्यंजन के बारे में अभी बताने के लिए मेरे पास आपको बहुत कुछ है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अच्छे से, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो अभी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।